के वीडियो में पढ़ा था और कल के लेक्चर में 5 प्रश्न पढ़े थे। आज हमको फिर से 5 प्रश्न पढ़ने हैं सेक्शन नंबर डी के, यानी विभाग डी। हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमको कितने नंबर मिलने वाले हैं, 4। टोटल सेक्शन 20 नंबर का है। 20 नंबर का ये सेक्शन है। आज हम पहला महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ की अभिक्रिया प्रयोग द्वारा उसका वर्णन करना है। तो सबसे पहले हमको एक परख नली लेने की, तो हम एक परख नली लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक परख नली। अब इस परख नली के अंदर हम क्या करेंगे कि बराबर इस परख नली के अंदर हमको सोडियम कार्बोनेट लेना है। क्या लेना है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बराबर। तो सोडियम का लेंगे कार्बोनेट और उसके अंदर तनु HCl मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, तो तनु HCl मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, तनु HCl। यानी हमने सोडियम कार्बोनेट के अंदर क्या मिलाया, HCl। क्या मिलाया, HCl। दोनों के बीच में प्रक्रिया होगी, लवण बनेगा NaCl, पानी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यहाँ पर Na2 है, यहाँ पर 1 है, इसलिए हमको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या लगाना है, 2। अच्छा, ये 2 लगाने से Cl 2 हो गया, इसलिए HCl के आगे भी 2। तो एक परख नली में हमने क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट और उसके अंदर तनु HCl मिलाया। क्या मिलाया, दोनों के बीच में प्रक्रिया होती है, लवण बनता है, पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक नली के द्वारा दूसरी परख नली के अंदर तो दूसरी परख नली के अंदर हमने क्या लिया हुआ है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लिया हुआ है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या लिया हुआ है, विलयन। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में से क्या करते हैं, गुजारते हैं। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, गुजारते हैं। तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी बनेगा। यहाँ से पानी का अणु दूर होगा और एक ऑक्सीजन बचेगा जो इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा CaCO3। क्या हो जाएगा, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट के सफेद अवक्षेप मिलते हैं। सफेद क्या मिलते हैं, अवक्षेप यानी कि ये पानी में अविलेय है। ये पानी में क्या है, अविलेय है और विलयन का रंग दूधिया हो जाता है। अब देखो यहाँ पर मैं कैल्शियम कार्बोनेट का जो विलयन है उसके अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारता हूँ, यानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता हूँ, प्रसार बराबर गुजारता हूँ। तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है और ये पानी में विलय होता है। ये पानी में क्या होता है, विलय होता है। तो आपको बोले कि सोडियम कार्बोनेट और तनु HCl के बीच की अभिक्रिया का प्रयोग द्वारा क्या करें, वर्णन। तो आपको लिखने का, एक परख नली में हमने क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट। क्या लिया, उसके अंदर तनु क्या मिलाया, HCl। दोनों के बीच में क्या होती है, अभिक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। कैसे बनता है, लवण, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बनी वो क्या होती है कि एक नली के द्वारा उसको दूसरी परख नली में लिए गए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में से उसको उड़ाया जाता है, जिसके कारण कैल्शियम कार्बोनेट के सफेद अवक्षेप बनते हैं जो पानी में अविलय होता है। अच्छा, विलयन का रंग दूधिया हो जाता है। कैसा जाता है, दूधिया। अच्छा, इस विलयन में हम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, गुजारते हैं। तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो पानी में विलय होता है। क्या होता है, पानी में विलय। तो आपको याद
देखा कि सोडियम कार्बोनेट की तनु HCl के साथ क्या करे अभिक्रिया, तो लवण बनेगा NaCl, पानी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। अब हमारा प्रश्न 2 है, साबुन और अपमार्जक, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट। तो देखो साबुन और डिटर्जेंट की सफाई विधि, तो आपका लगेगा साबुन का जो सूत्र है C17H35 COONA। अपमार्जक का जो सूत्र है C15H31 SO3। अगर आप साबुन और डिटर्जेंट की अणुरचना देखो तो 2 भाग है, ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग है। अब साबुन और डिटर्जेंट की अणुरचना में 2 भाग है। जो पहला भाग है वो कार्बन की लंबी श्रृंखला वाला भाग है, लंबी श्रृंखला वाला भाग है, और दूसरा जो भाग है वो आयनिक भाग है। क्या है? आयनिक भाग है। अच्छा, कार्बन की लंबी श्रृंखला वाला जो भाग है वो क्या करता है? मेल से प्रक्रिया, किससे करता है? मेल से प्रक्रिया करता है। जबकि जो आयनिक भाग है वो पानी से प्रक्रिया करता है। किससे प्रक्रिया करता है? पानी से प्रक्रिया करता है। फिर से देखो, साबुन और अपमार्जक की अणुरचना में यानी अणुसूत्र में कितने भाग है? 2। एक कार्बन की लंबी श्रृंखला वाला भाग और एक आयनिक भाग। कार्बन की लंबी श्रृंखला वाला जो भाग है वो मेल से प्रक्रिया करता है, और आयनिक भाग जो है वो पानी से प्रक्रिया करता है। अब जब हम मेल पर अथवा तेलीय धब्बे पर साबुन अथवा डिटर्जेंट का क्या लगाते हैं? जलीय विलयन। साबुन अथवा डिटर्जेंट का क्या लगाते हैं? साबुन या डिटर्जेंट का जलीय विलयन लगाते हैं। तो जो कार्बन वाला भाग है, क्या है? कार्बन वाला भाग। तो जो कार्बन वाला भाग है वो क्या है? मेल से प्रक्रिया करता होने से मेल से जुड़ जाता है। मेल से क्या होता है? जुड़ जाता है। लेकिन जो आयनिक भाग है बराबर, वो पानी से प्रक्रिया करता होने से ऊपर पानी में ही रह जाता है। कहाँ रह जाता है? पानी में। यानी कार्बन वाला भाग मेल से प्रक्रिया करता होने से मेल से जुड़ जाता है, और आयनिक भाग जो है वो किससे प्रक्रिया करता है? पानी से, तो ऊपर पानी में ही रह जाता है। इस प्रकार मेल के चारों तरफ एक गोलीय रचना बनती है। क्या बनती है? और इस रचना को हम बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं? मिसेल। अब कार्बन वाला भाग मेल से जुड़ा है, कार्बन वाला भाग मेल से क्या है? जुड़ा है। तो मेल को खींच कर क्या आता है? पानी में, जिससे पानी क्या हो जाता है? गंदा, और कपड़े की सतह साफ हो जाती है, और इस प्रकार कपड़े पर से मैल दूर होती है। क्या होती है? और इस विधि को हम बोलते हैं सफाई विधि। क्या होते हैं? सफाई विधि कहते हैं। फिर से देख लो उसका, साबुन और अपमार्जक की अणुरचना में तो कितने भाग होते हैं? 2। एक कार्बन वाला भाग और एक कार्बन वाला भाग जो है वो मेल से प्रक्रिया करता है, और आयनिक भाग है वो प्रक्रिया करता, मतलब उसकी तरफ आकर्षित होता है। क्या होता है? अब जब हम मेल पर साबुन अथवा डिटर्जेंट का क्या लगाते हैं? जलीय विलयन। तो जो कार्बन वाला भाग है वो मेल के साथ जुड़ जाता है, और आयनिक भाग जो है वो पानी में ही। तो इस प्रकार मेल के चारों तरफ एक गोलीय रचना बनती, और उसको हम बोलते हैं मिसेल। अब कार्बन वाला भाग मेल से जुड़ा है, तो मेल को खींचकर कहाँ ले आता है? पानी में, जिससे पानी क्या हो जाता है? गंदा, और कपड़े की सतह साफ हो जाती, और इस प्रकार कपड़े पर से मेल दूर होती, और इस विधि को हम बोलते हैं सफाई विधि। अच्छा, सफाई विधि नहीं, कभी प्रक्षालन विधि भी बोले तो वही होता है, प्रक्षालन विधि यानी सफाई विधि। अब तीसरा हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है,
विक्राणु यानी नेफ्रॉन की रचना और मूत्र निर्माण की क्रिया। तो हमने पढ़ा है कि ये विक्र है, विक्र यानी मूत्रपिंड, इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। तो विक्र के अंदर अनेक निस्यंदन इकाइयां होती है। अनेक क्या होती है? निस्यंदन इकाई, अनेक निस्यंदन इकाई होती है, यानी कि बड़ा छानने वाली क्या होती है? नलियां। क्या होती है? और इसको हम बोलते हैं विक्राणु। क्या बोलते हैं? प्रत्येक विक्र में लगभग 10 लाख विक्राणु होते हैं और हमारे शरीर में 20 लाख विक्राणु होते हैं। कितने होते हैं? 20 लाख। क्योंकि एक किडनी में, एक विक्र में 10 लाख, तो 2 में 20 लाख। तो लिखने का प्रत्येक विक्र में, प्रत्येक अनेक निस्यंदन क्या होती है? इकाई, जिनको हम क्या बोलते हैं? विक्राणु। क्या बोलते हैं? प्रत्येक विक्र में लगभग 10 लाख विक्राणु होते हैं। कितने लाख विक्राणु होते हैं? अब देखो, प्रत्येक विक्राणु की शुरुआत, प्रत्येक विक्राणु की शुरुआत याद रखने का कि प्रत्येक विक्राणु की शुरुआत दोहरी दीवार वाली कप आकार की रचना से होती है, जिसको हम बोलते हैं बोमेन संकुल। क्या बोलते हैं? प्रत्येक विक्राणु की शुरुआत दोहरी दीवार वाली कप आकार की रचना से होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बोमेन संकुल। बोमेन संकुल के पीछे आगे का भाग चौड़ा है, पीछे का सकरा। बोमेन संकुल के पीछे के सकरे छोटे भाग को बोलते हैं ग्रीवा। क्या बोलते हैं? ग्रीवा। बोमेन संकुल के पीछे के सकरे छोटे भाग को क्या बोलते हैं? ग्रीवा। ग्रीवा के बाद के विस्तार में निकटवर्ती कुंतलाकार भाग, निकटवर्ती कुंतलाकार भाग, निकटवर्ती कुंतलाकार भाग, हैले का लूप, हैले का लूप, दूरस्थ कुंतलाकार भाग, दूरस्थ कुंतलाकार भाग, और संग्रहण नलिका का समावेश होता है। संग्रहण नलिका का क्या होता है? समावेश होता है। तो आपको लिखने का कि अगर आपको बोले विक्राणु की रचना और नेफ्रॉन की रचना समझाइए, तो आपको लिखने का प्रत्येक विक्र में बड़ा अनेक निस्यंदन क्या होती है? इकाई, जिसको हम बोलते हैं विक्राणु। प्रत्येक विक्र में लगभग 10 लाख विक्राणु होते हैं। प्रत्येक विक्राणु की शुरुआत दोहरी दीवार वाली कप आकार की रचना से होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बोमेन संकुल कहते हैं। बोमेन संकुल के पीछे के सकरे छोटे भाग को ग्रीवा कहते हैं। ग्रीवा के बाद के विस्तार में निकटवर्ती कुंतलाकार भाग, हैले का लूप, दूरस्थ कुंतलाकार भाग और संग्रहण नलिका का समावेश होता है। अब ये संग्रहण नलिका, ये संग्रहण नलिका क्या होती है? विकीय निवात में खुलती है, विकीय निवात में खुलती है, और विकीय निवात मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में खुलता है। तो आपको लिखने का संग्रहण नलिका विकीय निवात में खुलती है और विकीय निवात मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में खुलता है। किसमें खुलता है? अब हम पढ़ेंगे मूत्र निर्माण की क्रिया। मूत्र निर्माण की, तो ये विकीय धमनी है। क्या है? विकीय धमनी। विकीय धमनी में से आए उत्सर्ग द्रव्य युक्त रुधिर को, उत्सर्ग द्रव्य युक्त रुधिर को, देखो याद रखने का, यहाँ पर देखो, विकीय धमनी में से आए उत्सर्ग द्रव्य युक्त रुधिर को, उत्सर्ग द्रव्य युक्त रुधिर को बोमेन संपुट की, ये बोमेन संपुट है, उसकी ये क्या है? रुधिर केशिका। क्या है? रुधिर केशिका। इस रुधिर केशिका में दाब पूर्वक छाना जाता है।
दाब पूर्वक क्या करते हैं, और इस क्रिया को बोलते हैं दाब निस्यंदन। क्या बोलते हैं, दाब निस्यंदन कहते हैं। विकीय धमनी में से आए उत्सर्ग द्रव्य युक्त रुधिर को बहुमेन संपुट की रुधिर केशिका में दाब पूर्वक छाना जाता है। क्या किया जाता है, और इस क्रिया को क्या बोलते हैं, दाब निस्यंदन। दाब निस्यंदन से जो क्षणिक द्रव मिलता है, क्षणिक क्या मिलता है, उस क्षणिक द्रव्य का इस नलिका की गुहा में क्या होता है, वहन, यानी इस नलिका में क्या होता है, वहन होता है। इस वहन के दौरान, इस रुधिर केशिका के द्वारा, रुधिर क्षणिक द्रव्य में से आवश्यक पदार्थों का पुनः शोषण हो जाता है। पुनः क्या हो जाता है, अब आवश्यक पदार्थ कौन कौन से, पानी, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, खनिज लवण, खनिज, इनका पुनः शोषण हो जाता है और वापस उसको रुधिर में भेज दिया जाता है। अब इस नलिका में जो शेष बाकी बचा द्रव्य है, शेष बाकी बचा क्या है, इसको हम बोलते हैं मूत्र। और ये मूत्र का संग्रहण नलिका द्वारा बड़ा विकीय निवाप में संग्रह होता है, और विकीय निवाप में से मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्र कहा जाता है, मूत्राशय में। और जब मूत्राशय की थैली मूत्र से भर जाती है तब इस मूत्राशय का संकोचन होता है और मूत्र का शरीर के बाहर त्याग होता है। शरीर के बाहर क्या होता है, त्याग होता है। तो ये था हमारा मूत्र निर्माण की क्रिया। फिर से देख लो, विकीय धमनी में से आए उत्सर्ग द्रव्य युक्त रुधिर को बहुमेन संपुट की रुधिर केशिका में दाब पूर्वक छाना जाता। इस क्रिया को दाब निस्यंदन कहते हैं। दाब निस्यंदन से प्राप्त क्षणिक भरा द्रव्य का नलिका में वहन होता है। इस वहन के दौरान रुधिर केशिका के द्वारा क्षणिक द्रव्य में से आवश्यक पदार्थों का पुनः शोषण होता है, जैसे पानी, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और खनिज लवण, और उनको रुधिर में भेज दिया जाता है। अब नलिका में शेष बाकी बचे द्रव को मूत्र कहते हैं, और इस मूत्र का संग्रहण नलिका द्वारा विकीय निवाप में संग्रह होता है। फिर विकीय निवाप में से मूत्र वाहिनी के द्वारा कहा जाता है मूत्राशय में, और जब मूत्राशय की थैली मूत्र से भर जाती है तब मूत्राशय का संकोचन होता और मूत्र का शरीर के बाहर त्याग होता है। इस प्रकार से मूत्र निर्माण की क्रिया होती